गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th के साथ अपन बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। एक बायोलॉजी स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ 1 मिनट बात करूंगा। आप क्लास 8 से सीधे जंप किए हैं क्लास 9th में, यानी कि आप स्कूलिंग के 3rd फेज में हैं। अब पहले प्राइमरी थी, देन अपर प्राइमरी, अब सेकेंडरी सेटअप में आप आ गए हैं और स्कूलिंग की 3rd फेज है। इसके बाद सीनियर सेकेंडरी फेज आएगी। स्टूडेंट्स, ये जो फेज है ये आपकी मैच्योरिटी को शो करती है। प्राइमरी में थे तब आपको बिल्कुल इनिशियल स्टार्टिंग करनी थी, आप जानते नहीं थे कुछ और, देन सीखना शुरू किया। उसके बाद जैसे ही आप 6 to 8 यानी अपर प्राइमरी में आए, आपकी मैच्योरिटी थोड़ी सी बढ़ी। देन आप सेकेंडरी में एंटर होने जा रहे हैं अब, या कहूँ कि हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पे अब आपको थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना होगा। और चेंज कैसे करना है? अपने आप को ज़्यादा चेंज नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करना है। क्योंकि कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरर बनने की। जितनी आपके अंदर डिस्कवरर बनने की इच्छा होगी उतना ही आप ज़्यादा सीख पाओगे, और ज़्यादा तो सीखना पड़ेगा। आगे चल के कंपटीशन इतना खतरनाक है जिसको आप सोच रहे होंगे, आपको पता भी होगा कि आपके बड़े भाई या मदर फादर जो भी हैं कितना हार्ड कंपटीशन देके इन हालातों से गुजर रहे हैं। तो अगर सफल होना है, सक्सेस मिलनी है, तो थोड़ा सा अपनी माइंड को खोल के रखें, ब्रॉड बने। और जो भी चीज समझ में ना आए, सबसे खास बात यह है कि जो भी चीज समझ में ना आए उसको ये नहीं छोड़ें कि चलो नहीं आई तो कोई बात नहीं। नहीं, उसको तब तक छोड़ना नहीं है जब तक कि वो आपके समझ में ना आ पाए। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सीखने की। मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं और आज से अपन बायो स्टार्ट कर रहे हैं। बायो का मतलब साइंस का एक पार्ट है, और कैसे इसको पढ़ना है, कैसे इसकी बेसिक नॉलेज अपन को आज देखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। साइंस की डेफिनेशन को मैं काफी अच्छे से आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूं पहले। उसके 3 पार्ट बताए थे मैंने आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। वैसे तो बहुत सारे पार्ट हैं, बट मेजर जो पार्ट है उनमें से एक मेजर पार्ट है बायोलॉजी। बायोलॉजी ठीक है, 9th और 10th में एक सब्जेक्ट साइंस का हिस्सा है, बट 11th में जाके बायोलॉजी एक प्रॉपर पार्ट बन जाता है या प्रॉपर सब्जेक्ट बन जाता है। और बहुत मेजर सब्जेक्ट है जिसको आसानी से कवर करना बहुत मुश्किल है। तो आप बेसिक से शुरुआत करते हुए, वही पहले की तरह मैं कहूँगा कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आपको जाना है। और एक छोटी सी बात जो बायोलॉजी में विशेष ध्यान रखनी पड़ती है वो ये कि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है बायो में। रिवीजन का मतलब ऐसे नहीं कि आज पढ़ा और फिर 15 दिन तक आप पढ़ ही नहीं पाए। तो दोस्तों धीरे धीरे ये थोड़ा सा पीछे जाना चले जाएगा। जो भी चीज़ आपने 15 दिन पहले पढ़ी थी वो धीरे धीरे डिसअपीयर होती चली जाएगी। इसलिए रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है। मैं शायद आप समझ गए होंगे जो भी मैं कहना चाह रहा हूँ। आपको थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड रखना है और कनेक्ट करके चलना है एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से। तो शुरुआत करते हैं। देखें, टर्म है आपके सामने बायोलॉजी। अगर मैं बात करूं बुक के हिसाब से यदि बात की जाए तो बायोलॉजी टर्म लगभग 120 साल पुराना है, ओनली 120 ईयर्स ओल्ड। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले बायोलॉजी नहीं थी। बायोलॉजी पहले भी थी, और जब से नेचर बनी है, और नेचर का किसी को पता नहीं कि कब बनी, तो जब से नेचर है तब से बायोलॉजी भी है। बस बात थी कि टर्म नहीं थी बायोलॉजी, उस वक्त टर्म नहीं थी। तो सबसे पहले मैं बात करूं, 2 साइंटिस्ट थे, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। लेमार्क एंड ट्रेविरेनस 1902 में इन 2 साइंटिस्ट ने बायोलॉजी टर्म प्रपोज किया।
means the term biology is proposed by Lamarck and Treviranus in 1902. It means बात करें कि लेमार्क और ट्रेविरानस के अकॉर्डिंग तो ये सिर्फ लगभग 118 ईयर्स ओल्ड है, बट उससे पहले भी बायोलॉजी थी। सिर्फ बात ये थी कि उसका कोई नेम नहीं था। नेम कब हुआ? 1902 में, और उसका क्रेडिट किसको जाता है? लेमार्क एंड ट्रेविरानस। इट मींस द टर्म बायोलॉजी इज प्रपोज्ड बाय लेमार्क एंड ट्रेविरानस इन 1902। मीनिंग समझता है बायोलॉजी का। द टर्म बायोलॉजी इज रेफर्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड्स। Two Greek words. First word is bios and second word is logos. Bios and logos. What is the meaning of both these words? The meaning of bios is livings. Livings या living beings, and logos means to study. To study. इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हो, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप दो वर्ड्स यहां पे मुझे लिखने की अनुमति दें। लिविंग बींग्स का मतलब जीव, और टू स्टडी का मतलब अध्ययन। दोनों वर्ड से आप अच्छे से परिचित हैं, लिविंग बींग्स और अध्ययन। यानी अब कनेक्ट करते हैं और देन डेफिनेशन देते हैं बायोलॉजी की। आपको ये तो पता ही है कि बायोलॉजी किसका ब्रांच है? साइंस का ब्रांच है। देन इन दो वर्ड्स को लेते हुए अपन प्रॉपर डिफाइन करेंगे किसको? बायोलॉजी को। मींस द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स इज नॉन एज बायोलॉजी। The study of living beings is known as biology. यानी लिविंग बींग्स को स्टडी करना ही क्या है? बायोलॉजी है। इसको अगर लॉन्ग डिफाइन करना चाहें तो अपन कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच लिविंग बींग्स आर स्टडीड इज कॉल्ड बायोलॉजी। देन अपन बात करें थोड़ा सा और डिटेल में कि बायोलॉजी को और भी डिफाइन किया जाता है, और भी डिवाइड किया जा सकता है क्या? बिल्कुल डिवाइड किया जा सकता है। बहुत सारी ब्रांच हैं, बट फिर से मैं आपको कहूंगा कि देयर आर टू मेन ब्रांच। फर्स्ट इज बॉटनी एंड सेकंड इज जूलॉजी। देयर आर टू मेन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, वन इज बॉटनी एंड सेकंड इज जूलॉजी। फिर से वही, जो बॉटनी है वो भी एक ग्रीक वर्ड बॉटेन से बना है, ग्रीक वर्ड बॉटेन। वाइल जूलॉजी एक वर्ड है जो भी लैटिन है, उसका मतलब है जून। किससे निकला है? बॉटनी निकला है बॉटेन से, और जूलॉजी निकला है जून से। अब बॉटेन ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू ग्रेज, और जून का मतलब होता है एनिमल। बायोलॉजी इज कैटेगराइज्ड इनटू टू मेन ब्रांच या टू सब ब्रांच, वन इज बॉटनी देन सेकंड इज जूलॉजी। द बॉटेन टर्म इज represent botany whose meaning is to graze, while the term zoology is made up of the Greek word zoon whose meaning is animal. Means to graze, यहां पे फिर से मैं हिंदी लिख रहा हूं आपके सामने। to graze का मतलब होता है चरना, और एनिमल का मतलब आप अच्छे से जानते हैं वर्ड चरना बहुत ज्यादा प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाता बॉटनी को, लेकिन फिर भी मैं कहूं कि चरने का मतलब होता है जो एनिमल्स हैं, जो भी कैटल्स हैं, वो कैटल्स क्या चरते हैं। चरने से मेरा मतलब खाने से है, क्या खाते हैं। तो उनका जो मेन फूड होता है वो प्लांट्स होता है। मेन फूड जो होता है वो क्या होता है? प्लांट्स होता है। तो यहां से निकल के आएगा बॉटनी
और यहां से निकल के आएगा जूलॉजी, जानवर, एनिमल। यानी बॉटनी में किसको स्टडी किया जाएगा? प्लांट्स को स्टडी किया जाएगा, और जूलॉजी में किसको स्टडी किया जाएगा? एनिमल्स को स्टडी किया जाएगा। दोनों ही लिविंग बीइंग्स हैं, बोथ आर लिविंग बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स को जिसमें स्टडी किया जाएगा वो बायोलॉजी की कौन सी सब ब्रांच है? बॉटनी। और एनिमल्स को जिसमें स्टडी किया जाएगा वो बायोलॉजी की कौन सी सब ब्रांच है? जूलॉजी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बायोलॉजी की डेफिनेशन हो गई। बायोलॉजी की डेफिनेशन के बाद कुछ टर्म्स जो बायोलॉजी में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं या मेजर रोल प्ले करती हैं, वो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वो कौन सी हैं जिनकी बार बार जरूरत पड़ेगी? वैसे तो बहुत सारी ब्रांच हैं, लेकिन फिर भी 3 टर्म्स को मैं आपको डिफाइन करना समझता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी है? फर्स्ट इज मॉर्फोलॉजी, second is anatomy, and third is physiology. Yes, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। इन तीनों टर्म्स को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि बार बार इनकी रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत सिंपल वर्ड है देखने में, आपने सुना होगा कि मॉर्फोलॉजी शायद पहले भी पढ़ा हो आपने किसी में, एनाटॉमी ये भी शायद वर्ड सुना हो, फिजियोलॉजी तो शायद आपने सुना ही होगा, पर फिर भी प्रॉपर मीनिंग बताना बेहद जरूरी है। और हो सकता है कि ये तीनों ही वर्ड आपके लिए क्या हो? बिल्कुल न्यू हो। इट मीन्स आपने पहले इनको कहीं पे भी नहीं सुना होगा, तो जानना बेहद जरूरी है। क्या है ये वर्ड? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एनाटॉमी, इसका मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, और फिजियोलॉजी का मतलब होता है मैकेनिज्म। फिजियोलॉजी का मीनिंग है मैकेनिज्म, या कहूं कि मैं वर्किंग प्रोसेस, वर्किंग प्रोसेस। तीनों के आगे वर्ड लगा देता हूं स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग्स। देखें आप, इसको यहां से लें और इस तरीके से इसको सभी के साथ कॉमन करें और इसको भी सभी के साथ कॉमन करें। यस, मॉर्फोलॉजी, इट मीन्स मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग बीइंग्स आर स्टडी। यानी जैसा कि मैं आपको दिख रहा हूं सामने, आपने मुझे देखा, देखते ही मेरे बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में आपने एक्सप्लेनेशंस देना शुरू किया कि हाइट, वेट, साइज जो भी है, कलर, जो आपको बाहर से दिख रहा है वो सब क्या है? मॉर्फोलॉजी है। यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में दोनों आ गए, प्लांट्स और एनिमल्स। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज मॉर्फोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत मेजर टर्म है, इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर से मेरा मतलब क्या आएगा? सबसे बड़ी बात कि आपका जो लेवल है वो ऑर्गन लेवल का है, आपका जो कंपोजिशन है, आपका जो कंपोजिशन है बॉडी का वो ऑर्गन लेवल का है, वो टिश्यू लेवल का है, वो सेल लेवल का है। यानी सेल्यूलर कंपोजिशन है, टिश्यू कंपोजिशन है, ऑर्गन कंपोजिशन है और ऑर्गन सिस्टम लेवल का कंपोजिशन है। इसके अलावा मेनली बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में स्टडी क्या होती है? सेल स्ट्रक्चर एंड टाइप,
सेल टाइप एंड स्ट्रक्चर, यानी सेल का टाइप क्या है और सेल की स्ट्रक्चर क्या है। इसके अलावा और क्या स्टडी होता है, टिश्यू स्ट्रक्चर, यानी सेल की स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा किसमें, सॉरी एनाटॉमी में, और टिश्यू की स्ट्रक्चर को स्टडी करना होगा किसमें, एनाटॉमी में मेनली, यानी कि इंटरनल पार्ट्स को स्टडी करना ये क्या है, एनाटॉमी है। देन मैं बात करता हूं किसकी, सिंपली फिजियोलॉजी की, बहुत इंपॉर्टेंट। यानी अपन ने मॉर्फोलॉजी देखी यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात की, यानी हमने एनाटॉमी देखी यानी इंटरनल स्ट्रक्चर की बात की। अब बात करना चाहते हैं कि फिजियोलॉजी क्या है आखिर, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, देन बचा क्या, तो बचा क्या कि जो भी हमारे बॉडी है वो किस प्रकार अपना फंक्शन प्ले करती है, ये बॉडी चल रही है वो किस तरीके से चल रही है। बहुत सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, मैं आपको 2-4 वर्ड्स बोल रहा हूं। डाइजेशन, सुना भी है पढ़ा भी है, सुना भी है पढ़ा भी है, लेकिन डाइजेशन में 2 चीजें आएंगी। एक तो आपको एनाटॉमी भी देखनी है इसकी, यानी कि डाइजेशन में कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट ले रहे हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स अपना रोल प्ले करते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये तो हो जाएगी किसमें, एनाटॉमी में। बट अगर बात करें कि डाइजेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम वर्क कैसे करता है, हम जो फूड लेते हैं, फूड के बाद लेने के बाद उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म को बताना ही या मैकेनिज्म को स्टडी करना ही क्या है, फिजियोलॉजी है। मैं समझता हूं कि तीनों वर्ड्स आपको क्लियर होंगे। फिजियोलॉजी का मीनिंग एक बार और आपको रिपीट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मींस द वर्किंग प्रोसेस ऑफ एनी सिस्टम or any organ is known as physiology. For example, digestion, respiration, और बात करूं ये तो एनिमल्स में होगा, रेस्पिरेशन दोनों में होता है, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। प्लांट्स की प्रॉपर बात करें तो एक वर्ड सुना होगा आपने बहुत अच्छे से, फोटोसिंथेसिस। इसका मीनिंग क्या होगा, सॉरी ये भी किसमें इंक्लूड होगा, फिजियोलॉजी में इंक्लूड होगा। देन अब थोड़ा सा ये आपका जो इंट्रो था बायो का वो लगभग पूरा होता है। और वैसे तो बायो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको बहुत आसानी से या बहुत जल्दी या 5-10 मिनट में कवर नहीं किया जा सकता इंट्रो में भी, लेकिन आपके हिसाब से मोर देन इनफ है। देन अपन आगे बढ़ते हैं कुछ और टर्म जो बेहद जरूरी है समझने के लिए। एक वर्ड बहुत अच्छे से सुना है आपने, सेल। आज से अपन इसी को स्टार्ट करना शुरू करेंगे। उससे भी थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले और 2 मिनट बात करूं, जो मेन टॉपिक है अपना, जो अगले 7-8 दिन तक कंटिन्यू रहेगा, वो यही रहेगा, सेल एंड देयर स्ट्रक्चर। सेल से बात करें तो अपन एक वर्ड बनता है थोड़ी सी आगे, टिश्यू। टिश्यू के बाद अपन बात करें तो वर्ड बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से आगे अपन बात करें तो बन जाता है ऑर्गन सिस्टम, और इससे भी आगे अपन बात करें तो फिर बन जाता है ऑर्गेनिज्म। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, ये है फुल डिजाइन, कंप्लीट डिजाइन। मैं ऑर्गेनिज्म, आप ऑर्गेनिज्म, प्लांट खड़ा है ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसके अंदर क्या है, ऑर्गन सिस्टम्स हैं। सिस्टम्स से मेरा मतलब क्या है, ये वर्ड बहुत सुना है, बहुत डिटेल भी अपन को पढ़ना है, थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूं। टिश्यू, देन ऑर्गन और सिस्टम, ये 3 वर्ड अपन बोलते हैं, व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गन, व्हाट इज सिस्टम, लेकिन मीनिंग पता नहीं है, बोलते हैं बस। मीनिंग क्या है, प्रॉपर मीनिंग जब तक पता नहीं होगा, ये छोटे छोटे बेस हैं,
जब तक बेस क्लियर नहीं होगा, जब तक पढ़ने में आनंद नहीं आता। सुने अब आप सेल, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, इसके बारे में आप सुन के भी आए हैं, तो बस इतना सा कह सकता हूं फिलहाल तो कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी और एनी ऑर्गेनिजम्स बॉडी। किसी भी ऑर्गेनिजम्स को चलाने वाली वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो कि वर्किंग पोजीशन में है, वो क्या है? सेल है। देन अपन बात करेंगे टिश्यू क्या है फिर। तो मैं कहूं कि द ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज डिजाइंड फॉर ए पर्टिकुलर फंक्शन, यानी सेल्स का ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया हो, वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। यानी द ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क प्रॉपरली एंड सिमिलरली, प्रॉपर वर्क करे और सिमिलर वर्क करे, एक जैसा वर्क, यानी सेल्स का वो ग्रुप जो एक ही टाइप का फंक्शन करता हो, वो क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। टिश्यू भी दो टाइप के हो सकते हैं, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू, दो टाइप। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ टिश्यू, फर्स्ट इज सिंपल एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स। मैंने जब टिश्यू को डिफाइन किया तब आपको बोला कि द ग्रुप ऑफ सेल्स which work properly and similarly, यानी एक ही टाइप, एक ही प्रकार से वर्क करने वाली सेल्स का ग्रुप क्या कहलाएगा? टिश्यू कहलाएगा। देन एक ही टाइप का फंक्शन प्ले करे, उसको क्या बोलेंगे? टिश्यू बोलेंगे। लेकिन अब यहां बात आ जाती है फिर सिंपल और कॉम्प्लेक्स से मीनिंग क्या है। तो मैंने बोला द सेल्स, द ग्रुप ऑफ सेल्स, ये तो टिश्यू की डेफिनेशन थी, ग्रुप ऑफ सेल्स। लेकिन अब यहां मैं बोल देता हूं द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और द ग्रुप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। एक ही टाइप की सेल से बना हुआ टिश्यू क्या कहलाएगा? सिंपल टिश्यू कहलाएगा। अब कॉम्प्लेक्स समझ गए होंगे आप, सिंपल में सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स हैं, बट कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होगा? द ग्रुप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ सेल्स, यानी मिनिमम टू और उससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम नंबर कितना है? यहां तो हो गया वन टाइप ऑफ सेल्स, वन टाइप ऑफ सेल्स, यहां टू और मोर देन टू टाइप। और टिश्यू क्या था? ग्रुप ऑफ सेल्स, ये टिश्यू टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू में सिर्फ एक ही टाइप की सेल होंगी, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में टू और मोर देन टू टाइप ऑफ सेल्स होंगे। देन बढ़ते हैं आगे, ऑर्गन। कई सारे टिश्यू या एक ही टाइप का टिश्यू जब किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए डिजाइन हो जाए, एक ही टाइप के टिश्यू या डिफरेंट टाइप के टिश्यू जब किसी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए डिजाइन किए हों या डिजाइंड हो जाए, तो बनी हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? ऑर्गन कहलाएगी। द स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाई वन और मोर टाइप ऑफ टिश्यूज which is designed for a particular function is known as organ. Example, heart एक particular organ है, lungs, alimentary canal, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स हैं। लिवर, प्लांट्स में अगर बात करें, रूट, स्टेम, लीव्स एटसेट्रा। हार्ट है, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डिजाइन है। हार्ट का पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है? सर्कुलेशन में रोल प्ले करना, लंग्स रेस्पिरेशन में हेल्प करना, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन में हेल्प करना, लिवर तो मेटाबॉलिज्म का सेंटर है,
सारी एक्टिविटीज कहां से कंट्रोल होती हैं? लीवर से कंट्रोल होती हैं। किसी एनिमल के बॉडी की मैक्सिमम जो प्रोसेस हैं वो कहां से कंट्रोल्ड होते हैं? लीवर। सो लीवर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म। लीवर को मेटाबॉलिज्म का सेंटर बोला जाता है। देन रूट प्लांट्स का पार्ट है, स्टेम प्लांट्स का पार्ट है। आगे जब बात आएंगी तो इनके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ऑर्गन सिस्टम, या फिर मैं यहां से ऑर्गन सिस्टम को हटा करके केवल लिख देता हूं सिस्टम। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है बहुत। सिस्टम बोलते हैं, लेकिन पता नहीं होता कि सिस्टम आखिर है क्या। सिस्टम का मीनिंग जो निकल के आता है वो ये है, एक तो वर्ड होती है डाइजेशन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट नॉट सिस्टम। सिस्टम नहीं बना सकता कौन? एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है फिर, या सिस्टम क्या है फिर? तो आपको देखा कि सेल्स से मिलकर टिश्यू, टिश्यू से बनकर ऑर्गन, और ऑर्गन्स के आगे मैंने लिखा है सिस्टम। तो निश्चित तौर पे सिस्टम में भी कहीं ना कहीं ऑर्गन इंक्लूड है, यानी मोर देन वन। सुने अब आप, ऑल ऑर्गन्स which complete any proper function, all organs which combinedly complete a proper function or a particular function, then all these organs are the part of a system. तो ये क्या बनाएंगे? एक किसी ऑर्गन को मेंटेन करेंगे, या कहें कि ऑर्गन्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि डाइजेशन सिस्टम, तो डाइजेशन सिस्टम बनेगा कब? एलिमेंट्री कैनाल प्लस लीवर प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्लस सलाइवरी ग्लैंड्स, यानी एलिमेंट्री कैनाल, लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स मिलकर के क्या बनाती हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाती हैं। यानी डाइजेशन अकेला एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन पार्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, या एलिमेंट्री कैनाल इज द मेन पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट केवल मेन पार्ट जरूर है। इनके बगैर डाइजेशन कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो ये सारे ऑर्गन्स मिलकर के क्या बनाएंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। मींस डिफाइन करते हैं, ऑल ऑर्गन्स which combinedly complete a proper function or a particular function, then these organs make the system. तो ये ऑर्गन्स क्या बनाएंगे? किसी सिस्टम को बनाएंगे। मीन्स दोबारा सुने आप, मैंने क्या बोला? ऑल ऑर्गन्स या ऑर्गन्स, ऑल से मेरा मतलब सिर्फ उस सिस्टम के। ऑर्गन्स विच कंबाइंडली मेक ए पर्टिकुलर, या द ऑल ऑर्गन्स विच combinedly completes a particular function. किसी पर्टिकुलर फंक्शन को ग्रुप में या मिलकर के कंबाइंड करने का जो प्रोसेस है वो क्या बनाएगा? सिस्टम बनाएगा। और जब बहुत सारे सिस्टम बन जाएंगे तो क्या कंप्लीट होगा? एक ऑर्गेनिजम्स की डिजाइन होगी, ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन बन जाएगा, यानी कि आपके सामने एक बॉडी डिजाइन हो चुकी होगी। लेकिन स्टार्ट कहां से हुआ? सेल से। थोड़ा सा आज इंट्रो लेते हैं सेल का, और उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। ये तो था आपका क्या? बायोलॉजी का एक इंट्रो।
और प्रॉपर जो टॉपिक स्टार्ट होता है आपका आज से वो है सेल। यहां मैं दो टर्म आपके सामने लिखूंगा, साइटोलॉजी और एक लिखूंगा सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी क्या है ये दोनों? साइटो वर्ड रेफर्स फॉर सेल, साइटो वर्ड रेफर्स फॉर सेल, और लॉजी तो अपन ने स्टार्टिंग में जब बायोलॉजी पढ़ी तो उसमें भी देखा था कि बायोस प्लस लोगोस, बायोस प्लस लोगोस। तो लॉजी वर्ड जो रेफर होता है वो कहां से होता है? लोगोस से होता है। और साइटो वर्ड में कह रहा हूं कि सेल्स के लिए रेफर होता है। इट मीन्स स्टडी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ सेल एंड देयर स्ट्रक्चर इज नॉन एज साइटोलॉजी, यानी द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच सेल एंड देयर स्ट्रक्चर इज स्टडीज इज नॉन एज साइटोलॉजी। यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें सेल और उसकी स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाए वो क्या है? साइटोलॉजी है। लेकिन बात करें सेल बायोलॉजी की, सेल बायोलॉजी क्या है? सेल वर्ड आपको जुड़ा हुआ है और फिर ऊपर से जुड़ा हुआ है बायोलॉजी। पेपर में भी आ जाती है कभी कभी ये टर्म की, व्हाट इज सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी आखिर है क्या? दोनों वर्ड मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्या डिफरेंस है? यहां देखा कि मैंने सिर्फ लिखा सेल एंड देयर स्ट्रक्चर, यानी सेल और उसकी स्ट्रक्चर। यहां पे मैं लिखूंगा स्टडी ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। यानी सेल के अंदर जो भी पार्ट्स हैं, जो भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनको स्टडी करना क्या है? सेल बायोलॉजी है। तो ये दो टर्म हैं जिनका विशेष तौर पे ध्यान रखना है। इसमें केवल सेल को डिफाइन करना है और इसमें सेल ऑर्गेनेल्स को क्या करना है? टारगेट करना है। यानी केवल और केवल सेल की स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन स्टडी करना साइटोलॉजी, सेल ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करना सेल बायोलॉजी। दोनों टर्म विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। थैंक यू।